शारदा की अनामिका नाम की बहू थी। कोई भी कुछ कहे, अनामिका उसकी बातों को मान लेती थी। उनका मानना था कि कुंडली और उपनिषद भी अंधविश्वासी चीज है। इस तरह अनामिका अंधविश्वासी बातें करने लगती है। उसका ये पागलपन चलते रहता है। अनामिका के इन हरकतों के बारे में अनामिका के पति रमेश को शारदा बताती है। इस विषय को लेकर शारदा और रमेश दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं। दिन निकलते जाते हैं। एक दिन शारदा अपने बेटे रमेश से कहती है, बेटा रमेश, अच्छा होगा अगर हम अपना बाउंड्री दीवार बना के और अंदर ही कुआं बना ले। कितने दिन ऐसे ही छोड़ रखोगे? आसपास पौधे भी उगाएंगे, है ना बेटा? ठीक है माँ, पहले भी तुमने कहा था पर मैं भूल गया था। कल ही मैं कुछ कर्मचारी को बुलाता हूँ, वो आके ये सारा काम कर देगा। ऐसा सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। अनामिका ये सारी बातें सुन के अपने सासू माँ के पास आकर कहने लगती है, सासू माँ, वास्तु शास्त्र के बिना ये सब करना ठीक नहीं रहेगा। अनामिका की ऐसी अंधविश्वासी बातें सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। बेटा अनामिका, तुम्हारे पति बहुत दिनों के बाद तैयार हुआ है, अब इसका कचरा मत करो। शारदा बड़े गुस्से से कहती है, सलाह दो तो आजकल किसी को अच्छी नहीं लगती। ऐसा कहकर अनामिका अंदर चली जाती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह कर्मचारी आते हैं और वो कुआं और बाहरी दीवार बनाने में लग जाते हैं। कुछ दिनों के अंदर ही काम पूरा हो जाता है। काम खत्म होने के कुछ दिनों के बाद शारदा को बहुत जोरों का बुखार आता है। जल्दी जल्दी से रमेश और अनामिका उसे अस्पताल ले जाते हैं। परीक्षा के बाद डॉक्टर कहते हैं कि शारदा को डेंगू बुखार आया है। कुछ दिनों तक अनामिका शारदा का देखभाल करने में लग गई। कुछ दिन निकल जाते हैं, फिर शारदा का बुखार जैसे ही ठीक होता है, वो सब घर लौट आते हैं। देखते ही देखते दिन निकलते हैं। फिर अचानक से एक दिन रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके पैरों में बहुत जोरों की चोट लगती है। आसपास के पड़ोसी उसे अस्पताल ले जाते हैं। शारदा और अनामिका को ये खबर मिलती है। दोनों, शारदा और अनामिका, इस खबर को सुनते ही रोते रोते अस्पताल पहुंचते हैं। वहां अनामिका अपने पति को देखकर रोते हुए कहती है, हे ईश्वर, ये सब उनके साथ क्या हो गया? आज उन्होंने किसका मुंह देखकर उठा था कि ऐसा हो गया? वो इस तरह अपने पति के साथ हुए घटना के बारे में कहने लगती है। 3 दिनों के बाद डॉक्टर रमेश को घर भेज देते हैं और कुछ दिनों के लिए उसे आराम करने को कहते हैं। अनामिका रमेश की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। घर की परिस्थिति बहुत ही बेहाल हो चुकी थी। ये सब देखकर अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, मैंने पहले आपसे कहा था वास्तु शास्त्र के बिना ऐसा मत कीजिए, पर आप अपनी मर्जी से दीवार खड़े कर ली, कुआं खुदवा लिया। जब से वो सब हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा इस घर में। आपको इतना बड़ा बुखार आया, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से अनामिका कहती है। उसकी बातें सुनकर शारदा कहती है, ठीक है, फिर जैसा कहा किसी वास्तु शास्त्र को बुला लो। इस तरह शारदा अनामिका से कहती है। अनामिका भी उनकी बातों पर हाँ कह देती है। अनामिका अगले दिन ही एक ज्योतिष को घर बुला ले आती है। वो व्यक्ति चारों दिशा देखकर कहने लगते हैं, इस बाउंड्री के दीवार को ऐसे नहीं बनने चाहिए थे, इसे 1 फीट और नीचे करना होगा। साथ ही इस कुएं को खाने के स्थान पर बनाया गया है, इसे किसी ऊपरी स्थान पर बनाना चाहिए था, तब अच्छा होता। इस तरह से वो अपनी राय रखते हैं। ये सुनकर अनामिका कहती है, आपने सही कहा गुरुजी, ये लीजिए पैसे, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। इस तरह से उस इंसान से वो कहती है। फिर वो पैसा लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अनामिका मिस्त्री बुलाती है, बाउंड्री दीवार को तोड़वा देती है और कुएं के दीवार को ऊंचा कर देती है। फिर उसी जगह पर पानी पूरी के आकार में एक बड़ा स्विमिंग पूल बनवाती है अनामिका। ये देखकर सासू माँ आश्चर्य होकर कहने लगती है, कोई इस तरह से पानी पूरी आकार का स्विमिंग पूल बनवाता है क्या? देखो, लोग किस तरह से घूर घूर के देख रहे हैं। सासू माँ, आपको कुछ नहीं पता, मैंने बिल्कुल वैसा ही करवाया है जैसा ज्योतिष जी ने कहा था। इस तरह से अनामिका गुस्से से कहती है। कुछ दिनों के बाद अनामिका वैसा ही करती है जैसा वास्तु शास्त्र जी ने कहा था। कुछ दिन निकल गए, फिर धीरे धीरे उनके घर की परिस्थिति ठीक होने लगा। ये सब देखकर अनामिका जाके सासू माँ से कहती है, देखा सासू माँ, मैंने आपसे कहा था घर हमेशा वास्तु के अनुसार ही बनाना चाहिए।
अगर ना किया जाए तो कुछ ना कुछ परेशानी उस घर में जरूर आएगी। आप इसे अंधविश्वास कह सकती हैं, पर देखा जाए तो मैं सिर्फ वास्तु का ख्याल रख के सारी चीजें कर रही हूँ। पूरा विवरण अनामिका सासू माँ को देती है। हाँ अनामिका, ये तो सच है कि पानी पूरी स्विमिंग पूल होने के बाद हमारी जिंदगी अच्छी हो गई है। अंधविश्वास नहीं, घर हमेशा वास्तु के अनुसार ही होना चाहिए। इस तरह सास बहू चर्चा करते हैं। अगले दिन से अनामिका और शारदा दोनों स्नान करने जाते हैं और स्विमिंग पूल में अच्छा समय बिताते हैं। अब पानी पूरी स्विमिंग पूल पूरे शहर में चर्चा की बात बन गई और हर कोई इस बारे में बातें करने लगे। सभी अलग अलग राय देते हैं इस स्विमिंग पूल के बारे में। कुछ लोग पानी पूरी स्विमिंग पूल के बारे में सुनने के बाद उसे देखने के लिए आते हैं और बिल्कुल वैसा ही पानी पूरी आकार का स्विमिंग पूल बनवाते हैं। अब एक दूसरे को देखा देखी करके सब अपने घर के अंदर ही पानी पूरी स्विमिंग पूल बनवा लेते हैं। गांव के हर किसी ने ऐसा कर लिया। तब से उस गांव का नाम बदल के लोग उसे पानी पूरी गांव के नाम से बुलाने लगते हैं। सबसे पहला इंसान उस गांव में ऐसा करने वाला सास बहू थी, इसीलिए सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। पर पूरे गांव वालों ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे के वास्तविक कारण किसी को पता नहीं था। ये सारी हरकतें देखकर सास बहू एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और कहते हैं, या तो हमारे गांव वाले पूरे ही पागल हैं, या तो बहुत अच्छे इंसान हैं। और गांव वालों के बारे में ऐसी बातें सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। अनामिका अपने बच्चों को अपने साथ सिग्नल पे खिलौने बेचने ले जा रही थी। इस बीच अनामिका की बेटी दूध के लिए रोने लगती है। मत रो बेटा, मत रो। हे भगवान, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। आज एक भी खिलौने नहीं बिके। मैं क्या करूं? हे भगवान। ये कहकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। तब तक उसकी सासू माँ वहाँ पे आती है। माँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो दे दीजिए, आज एक भी खिलौने नहीं बिके, कहती है। शारदा भी हाँ कह देती है और उसके पास जो पैसे थे वो दे देती है। अनामिका पैसे ले लेती है और फिर दूध लाके बच्ची को पिलाती है। थोड़ी देर बाद सास बहू मिलके फिर खिलौने बेचने लगते हैं। खिलौने ले लो, खिलौने, बच्चों के खिलौने, सिर्फ 50 रुपए में खिलौने ले लो, खिलौने। शाम तक वो खिलौने बेचते हैं, फिर वो दोनों घर वापस लौट जाते हैं। घर लौट के वो शांति से बैठते हैं, भोजन बनाते हैं और फिर भोजन खाते हैं। सासू माँ, हम सिग्नल पे खिलौने बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक से बिक नहीं रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम दूसरा व्यापार शुरू करें। इतने कम पैसों में बच्चों को पालना बहुत कठिन हो रहा है। क्या करें, हमें भीख मांगनी पड़ेगी अब। इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। आजकल हम व्यापार करने के बजाय अगर भीख मांगे तो ज्यादा पैसे मिल पाएंगे। एक काम करती हूँ, तुम खिलौने बेचो और मैं जाके भीख मांगती हूँ। अरे सासू माँ, आप क्या कह रही हैं? चाहे कितना भी कष्ट हो, हम व्यापार ही करेंगे। तुमने मेरे बेटे से शादी करके बहुत गलती की है, नहीं तो आज ये तकलीफ ना सहना होता। ऐसा कहकर शारदा बहुत दुखी हो जाती है। अनामिका सासू माँ को संतावना देती है और समझाती है। वो दिन समाप्त हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका और सासू माँ फिर खिलौने बेचने निकलते हैं। तभी अनामिका के पति वहां आ जाते हैं। अपने पति को देखकर अनामिका भड़क जाती है। रमेश कहने लगता है, हाय भगवान, और कोई तरीका नहीं मिला? खिलौने बेच रही हो? जब कोई पति निकम्मा हो तो एक महिला क्या कर सकती है? पैसे के लालच में तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुम खुश हो ना? मेरे लिए वही काफी है। खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन अहंकार कम नहीं। शेर जंगल में उपवास देके मर भी जाए, पर वो कभी घास नहीं खाता। तब तक शारदा वहां आ जाती है। उसे देखकर शारदा अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेती है। तब तक रमेश की दूसरी पत्नी अंकिता कार से बाहर निकल आती है और कहने लगती है, ये सब कौन है और इनसे तुम क्यों लड़ रहे हो? उसकी बातें सुनकर शारदा कहती है, अरे नाटकबाज औरत, नाटक मत करो। तुमने मेरे बेटे को फंसा के शादी कर ली और अब नाटक कर रही हो। तुम्हें तो श्राप जरूर लगेगा। उसकी बातें सुनकर अंकिता बहुत आश्चर्य हुई। ये क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
फिर रमेश आके कहता है, इन सब का दिमाग खराब हो गया है, चलो यहाँ से। पर अंकिता जाने के लिए तैयार नहीं होती है। वो सच जानना चाहती है उनसे। आपकी बातें मुझे समझ आ रही है, सच बताइए माँ जी। फिर शारदा समझा के कहती है, बेटा तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम सच के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। अनामिका उसकी पत्नी है और ये 2 उसके बच्चे हैं। तुम्हारे पास पैसे होने की वजह से उसने तुम्हें धोखा दिया और तुमसे जाके शादी कर ली। फिर अंकिता रोते रोते कहती है, हाँ, आपने जो कहा वो सच है। उसने कहा था कि वो अनाथ है और मेरे करीब आ गया। उसकी अच्छाई देखकर मैंने उस पर विश्वास किया और उससे शादी कर ली। मुझे सच नहीं पता था। ऐसा कहकर अंकिता रोने लगती है। आज से हम लोगों के नजर में पति पत्नी नहीं है। आइंदा तुम मेरे घर कभी मत आना। ये कहकर अंकिता जाके अपने कार में बैठ जाती है। रमेश कार का पीछा करता है। अंकिता रुको रुको इस तरह कहता है। अंकिता बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। फिर वो अनामिका के पास आके कहने लगता है, तुम्हारा अंत देख के छोड़ूंगा। आज मैं चुप रहा, तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। जाओ जाओ, जो करना है कर लो। ऐसा कहकर शारदा भगा देती है। रमेश भी वहां से गुस्से से चला जाता है। इस तरह गर्मा गर्मी होती है। फिर वो सिग्नल गौर नहीं करता और एक कार आके उसे पीछे से टक्कर मार देती है। ये देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। उसे वो जल्दी से अस्पताल में भर्ती करते हैं। वो अपना दोनों पैर खो देता है। अनामिका शारदा मिलके उसके लिए हर एक चीज करते हैं। अनामिका रमेश की जी जान लगा के सेवा करती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर वो रमेश को अपने साथ घर ले जाते हैं। रमेश के दोनों पैर जाने के बाद उसकी दूसरी पत्नी अंकिता आके कहती है, मुझे धोखा देने का सही सबक मिला है तुम्हें। ये लो पैसे। इस तरह से उसके चेहरे पे पैसा फेंक कर वो वहां से चली जाती है। रमेश बहुत दुखी हो जाता है। कुछ दिन बीत गए। अनामिका रमेश की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है। फिर रमेश कहने लगता है, अनामिका, मैंने तुम्हें छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। आज मुझे समझ में आ रहा है सच्चा प्यार क्या होता है। प्यार पैसों से नहीं मिलता। आज मैं समझ गया कि ये सब कुछ दिल से होता है। ऐसा कहकर रमेश दुखी हो जाता है। अनामिका उसे सब भूल जाने के लिए कहती है। फिर वो सारी पुरानी बातें भूल के एक नया व्यापार शुरू करते हैं और अच्छे से जिंदगी बिताने लगते हैं।